Stream is live, guys. Yes, we are live. एक एक मिनट तक वेट करते हैं, सारे लोग ऐड हो जाएं, देन वी विल स्टार्ट। लिंक किसका शेयर कर दो? विजय, तुम शेयर कर रही हो? हाँ, मैं ग्रुप अपने पे ग्रुप शेयर में कर देना। ग्रुप पे शेयर करते हैं। मैं अपने ग्रुप में कर रही हूँ। पहले वाला है ना लिंक। या मेरे चैनल पे जाके ना वेब क्रिएटर से लिंक ले ले, लेटेस्ट। तेरे चैनल से ही लिया है। ले लिया ना? ठीक है, ओके। मेरे बच्चे मेरे उधर चैनल पे आ गए। गुड टू गो। हम्म शिवम अपना लिंक शेयर कर। मैं अपना लिंक शेयर करूं? 1 मिनट। फटाफट से ज्वाइन कर लो सारे के सारे, देन वी विल स्टार्ट। Wait a minute. लिंक शेयर कर दिया है, इसको आगे भी शेयर कर देना जिसको भी करना। तो आई थिंक टाइम हो गया है। मुझे 6 पर्सन ऑलरेडी अब दिख रहे हैं जो कि जुड़ चुके हैं हमारे साथ। धीरे धीरे लिंक ऑलरेडी शेयर हो चुका है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देता हूँ सो दैट कि लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी बच्चे पहुंच पाएंगे। Yes. Yes. Good to go. Okay. Welcome. Already 7575 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी लोग धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। इसके अलावा मैं जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी, और जो जुड़ चुके हैं उनको सबको बता दें, ये वीडियो बाद में भी यूट्यूब पे रहेगा। ये वीडियो दोनों ही यूट्यूब चैनल्स में अवेलेबल रहेगा। जैसे कि आपने जो हमारा होर्डिंग्स था उस पर हमने लिख दिया था ऑलरेडी, वेब क्रिएटर एंड विजय लक्ष्मी का जो यूट्यूब चैनल है जिससे ऑलरेडी बच्चे बहुत सारे जुड़े हुए हैं। दोनों ही यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब भी कर लेने चाहिए फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, बिकॉज इन यूट्यूब चैनल पे टाइम टू टाइम हम लोग बहुत सारी यूजफुल वीडियोस जो आपकी जर्नी में बहुत सारा हेल्प करेंगे, स्टडी में हेल्प करेंगे। अपार्ट फ्रॉम स्टडी बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल्स में अवेलेबल हैं जिसमें आपको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कैसे करनी है, आईटीडी की ट्रेनिंग कैसे करनी है। तो थ्रू आउट द जर्नी आपको एक गाइडेंस मिलता रहेगा। इसके अलावा ये लाइव सेशन आप लोगों के लिए रखा गया है जिसमें आप लोगों को स्टडी से रिलेटेड जो भी, ऑल्दो हमारे ब्राउचर में हमने वो भी लिखा था कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आर्टिकलशिप एंड आफ्टर बिकमिंग सीए, उन चीजों को हमने नैरो डाउन कर दिया है। अदरवाइज सेशन बहुत बड़ा हो जाता, तो उसको छोटा करते हुए हम आज अपना डिस्कशन जो है वो स्टडी तक ही सीमित रखेंगे।
हमारे साथ सीए आकिब जुड़ चुके हैं जो कि EY में वर्किंग है। विजय लक्ष्मी हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, आपकी मेंटोर हैं, आपको टाइम टू टाइम गाइड करती रहती हैं। मैं अपना परिचय दूं तो मेरा नाम शिवम सिंह है। मैंने अभी फिलहाल इफ्को में एज ए सीनियर अकाउंट ऑफिसर वर्किंग हूँ। तो हम लोग अपनी बेसिकली जो जर्नी थी हमारी सीए की, जिस तरीके से हमने जो प्रॉब्लम्स फेस करी दैट टाइम, जो कि हमें लगा कि हमें अगर गाइडेंस मिल जाती तो वो हमारे लिए आसान हो जाता, तो वो चीजें हम आपको, वो सारी मिस्टेक्स, छोटी छोटी बातें वो सारी बताने की कोशिश करेंगे जो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगी। चैट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। एक थोड़ी सी छोटी सी गुजारिश रहेगी कि आप एक ब्लैंक पेपर और पेन लेकर के जरूर बैठें, सो दैट कि जो भी डिस्कशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट करते हुए चलें। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो कि आप नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट में हम एक डेडिकेटेड टाइम देंगे आपको Q&A के लिए, तो आप वहां पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कमेंट सेक्शन में आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम रेगुलर बेसिस पे कमेंट सेक्शन चेक करते रहेंगे और आपको जो संभव प्रयास हम अपनी तरफ से कर सकते हैं ताकि आपकी जर्नी में हेल्पफुल रहे, वो सारा करते रहेंगे। तो इन्हीं सब ओपनिंग नोट्स के साथ आई विल इनवाइट विजय लक्ष्मी कि वो आपको आकर के क्लासेस की मोड्स के बारे में, क्लासेस के बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगी, आपको यूजफुल पॉइंट्स बताएंगी कि आपको क्लासेस कैसे करनी चाहिए। तो ओवर टू विजय लक्ष्मी। सो हेलो गाइस, पता है आपको कि माय नेम इज विजय लक्ष्मी। सो अभी फर्स्टली हम लोग क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को कैसे चूज करनी चाहिए, मतलब ऑनलाइन लेनी चाहिए, ऑफलाइन लेनी चाहिए, टीचर्स कौन से आपको मतलब चूज करने चाहिए, उन सब बारे में अभी हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें बच्चों की बहुत ज्यादा क्वेरीज ये आती है कि दी पहले हम ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें, क्योंकि कोविड के बाद से ज्यादातर चीजें यही हो गई कि ऑनलाइन कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन में कहते हैं कि नहीं कंफर्ट आता है, वहां जाते हैं तो एक कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट होता है, ये सारी चीजें होती हैं। फर्स्टली आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड है तो आप लोग ऑनलाइन में ज्यादा वो करेंगे, क्योंकि आपका टाइम बचेगा, आपको आपकी ट्रैवलिंग मतलब वो आएगा कि ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ेगा आपको, आपका वहां टाइम सेव हो जाएगा। आप कभी भी, ऐसा नहीं है कि आपको मॉर्निंग में उठ के कोचिंग में जाना ही है, ऐसा नहीं होगा कि कोचिंग आप अपने अकॉर्डिंग, मान लो इवनिंग में जब भी आप लोगों का स्टडी, कुछ लोग होते हैं कि भाई नाइट आउल होते हैं, रात को पढ़ते हैं, कुछ होते हैं कि मॉर्निंग सुबह उठ के उनको प्रेफर करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या सुटेबल है ऑनलाइन में। लेकिन ऑफलाइन का सबसे ज्यादा फायदा मुझे ये लगता है कि आपको एक कंपटीशन दिखता है, अपने सामने दिखता है, और वो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है ऑफलाइन में, है ना। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारे पास सामने कोई नहीं होता ना, तो हम ऐसे फोन चलाने लग गए, हाँ ठीक है पढ़ रहे हैं, कल देख लेंगे, अभी मन नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हमें हैम्पर करती हैं जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टीचर्स भी होते हैं सामने, तो हमें पता होता है कि ये अभी क्लासेस है तो हम बीच से उठ के नहीं जा सकते, टीचर्स हैं तो हम बीच में से वो नहीं कर सकते। लेकिन ऑनलाइन में हम उसको बंद कर सकते हैं कि भाई चलो। लेकिन ऑनलाइन का एक ये नुकसान भी है कि आप लोग, हमारा मेन क्या होता है, अभी डिस्ट्रैक्टेड है, चलो फोन चला रहे हैं, बैक कर करके लेक्चर देख रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, मतलब पता नहीं माइंड में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, वो बैक ऑफ द माइंड, है ना। तो और लेकिन ऑफलाइन का एक है कि आपका ऑफलाइन में फीस ज्यादा होती है, ऑनलाइन में थोड़ी कंपैरेटिवली कम होती है, ये चीज होती है। तो आपको ये अपना देखना पड़ेगा कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं या फिर आप कि नहीं मैं कर लूंगा, ऑफलाइन मेरे को ज्यादा सुटेबल है या ऑनलाइन ज्यादा सुटेबल है। वो सेल्फ एनालिसिस आपकी होगी, हम लोग बता सकते हैं कि हाँ, आप लोग पर्सनली भी पूछ सकते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग भी हम बता देंगे कि हाँ आपके लिए ये सुटेबल है, आपके लिए ये सुटेबल नहीं है। तो वो एट द एंड आपको अपना कॉल लेना पड़ेगा कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। देन हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, टीचर्स, कि टीचर्स आपको कौन से लेने चाहिए, मतलब टीचर्स कैसे डिसाइड करने चाहिए। तो टीचर्स जैसे अभी अगर हम फाउंडेशन की बात करें, तो फाउंडेशन में हमारे जैसे संतम सर या MV सर, ये सारे टीचर्स हैं, तो मैं ऐसा पर्टिकुलरली ये नहीं बोल सकती ना कि नहीं संतम सर इज द बेस्ट, नहीं, वो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है, आपके अकॉर्डिंग बेस्ट कोई और भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी आपको कि आप सबसे पहले कोई भी टीचर, यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि आपको कोई टीचर का डेमो नहीं मिलेगा, आप लोग जैसे लिखोगे ना उसमें कि मेरे को बिजनेस लॉ का देखना है फॉर एग्जाम्पल, तो बिजनेस लॉ के सारे टीचर्स आपको लिस्ट में आ जाएंगे। तो आप देखो डेमो थोड़ा बहुत देख के कि हाँ मेरी वाइब इससे मैच हो रही है। मे भी हो सकता है ना कि मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं वो टीचर, या मान लो मैं पढ़ा रही हूँ तो आप मे भी हो सकता है कि आपको मैं सही लगूं, लेकिन किसी और को हो सकता है कि शिवम सर अच्छे लगे, मे बी पॉसिबल ना।
तो हो सकता है ऐसा। तो इसलिए आपको डेमो देखना है। जैसे अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, ऑलमोस्ट 1 वीक हो गए कि दी अभी तो हम फ्री हैं, तो अभी हम क्या करें, हमारा इंटर का वो है, मतलब इंटर की क्लासेस लें या फाउंडेशन। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है फाउंडेशन हो जाएगा? तो ही सेड कि हाँ लग तो रहा है हो जाएगा। तो मैंने कहा देखो अगर तुम डेमो क्लासेस देख भी लेते हो तो कोई नुकसान नहीं है उसका, कि आपने डेमो देख लिया तो भाई नहीं अब तो नुकसान हो गया, अगर हमारा फाउंडेशन अनफॉर्चुनेटली अगर रह गया तो कोई नुकसान तो है नहीं। तो आप उस टीचर्स डिसाइड कर लो, 1-2 अकाउंट्स के लेक्चर्स देख लो, आप लॉ के लेक्चर्स देख लो कि लॉ में आपको शुभम सिंगल सर सूट कर रहे हैं या हर्ष गुप्ता सर सूट कर रहे हैं या अदर टीचर सूट कर रहे हैं, क्योंकि अब मैंने तो जो देखा है मैं तो वही रिकमेंड कर पाऊंगी, है ना, या फिर सर जैसे शिवम या आकिब सर ने जो उन्होंने देखा है वो अपना रिकमेंड कर पाएंगे। तो वो फाइनल कॉल आपको अपनी लेनी पड़ेगी, ठीक है। एंड देन सब्जेक्ट में क्या है कि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें ये होता है कि एक सब्जेक्ट लेके बैठते हैं और उनको पूरा दिन उनको वही पढ़ना होता है, कुछ ऐसा होता है। एंड मेरे अकॉर्डिंग टू मी ऐसा होना चाहिए कि आप लोग 2 सब्जेक्ट्स चूज करो, लेकिन आपका एक मोटिव एक होना चाहिए कि जैसे आप मान लो टोटल 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 7 घंटे एक मेन सब्जेक्ट पढ़ोगे और 3 घंटे जैसे कोई थ्योरी हो गई या जो भी सब्जेक्ट आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि उसको कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पढ़ना है, हमें टेस्ट भी देना है। तो जब आप अपना प्लानिंग बनाओगे ना तो उसमें आप ऐसे रखना कि मेन सब्जेक्ट ये है, इसके साथ मैं ये सब्जेक्ट चलाऊंगा। फॉर एग्जांपल आप अकाउंट्स चला रहे हो तो उसके साथ लॉ चलाओगे, लॉ मेन सब्जेक्ट आपका अकाउंट्स हो गया, आप उसको 7 आवर्स मान लो प्रिपेयर करोगे हैं, और 3 आवर्स आपका लॉ रख लोगे। तो लॉ में ये हो सकता है कि आप उसको पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप, कुछ लोग होते हैं कि 3 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ होते हैं कि नहीं भाई अभी मान लो 2 घंटे हमने अकाउंट्स करा, 1 घंटा लॉ पढ़ लेते हैं, ये टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। देन क्या कर सकते हैं कि अब सेकंड हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 घंटे अकाउंट्स करा फिर 1 घंटे और लॉ पढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको वो सारे टॉपिक ना एक बार अपने माइंड में गो थ्रू करने बहुत जरूरी है, वो चीज भी रखना आप लोग। मैं ये रिकमेंड करूंगी अकॉर्डिंग टू मी। में हो सकता है कि कुछ लोगों का डिफर करे, मेरे अकॉर्डिंग ये सूटेबल है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि 3-4 सब्जेक्ट्स ले लेते हैं और 2 घंटे कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि अगर आप टेस्ट देना चाह रहे हो तो आप 3-4 एक बार में नहीं ले जा पाओगे। टेस्ट एज यू नो नेसेसरी होता है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग क्लासेस का और टीचर्स का एंड सब्जेक्ट्स का ये सारी चीजें हो गई। और स्टार्टिंग टाइम कब आपको एलोकेट करना चाहिए, कि मतलब कब स्टार्ट करनी चाहिए अपनी क्लासेस, है ना। तो क्लासेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आप फाउंडेशन में हो तो अब जैसे फाउंडेशन में तो आपका 12th हुआ, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल तुरंत ही आप रिलैक्स करो। जैसे अभी कुछ बच्चों का भी सितंबर अटेम्प्ट है, तो कुछ ने मई वाला छोड़ा होगा तभी वो लोग ये वाला दे पा रहे होंगे। या फिर अपना थोड़ा एनालिसिस करो कि हाँ सीए में जाना है तो ये सारी चीजें होंगी, अपना प्लानिंग अपना डिसाइड कर लो कि हाँ ये नहीं हो कि पहले एग्जाम दे दिया फिर डिसाइड। बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज हैं, मुझे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, बच्चों ने बस क्लासेस ले ली, चला रहे हैं क्लासेस एंड दे डोंट नो कि आगे हमें कैसे करना है, क्या करना भी है नहीं करना है। ये सेल्फ एनालिसिस अपना होना चाहिए। ये आप ये नहीं कि भैया कर रहे हैं दीदी कर रहे हैं तो चलो चलते हैं, नहीं, आपको अपना देखना पड़ेगा, ठीक है। और सितंबर कोई भी अटेम्प्ट दे रहे हो ना तो ऐसे समझो कि ये नहीं कि सीधा पहुंच गए सीधा एग्जाम देने, आप क्लासेस की और पहुंच गए एग्जाम देने, नहीं, टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, टेस्ट दो आप अपना। एंड ऐसा नहीं है कि किसी टीचर का, जिससे भी टीचर से आपने लिया ना उसका टेस्ट दो और रिवाइज करो, अपना प्लानिंग अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि रैंडम सब्जेक्ट्स आप उठा रहे हो कभी ये कभी वो, ऐसा नहीं। एंड क्लासेस आपको क्लासेस में मेन यही होता है, मैंने जैसे बताया कि हम ऑनलाइन में फोन बहुत एडिक्टेड होते हैं, बहुत मुश्किल से वो चीज छूटती है हमारी कि हम ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और फिर हम लगे अपना चैटिंग करने में, लगे अपना दोस्तों से बातें करने में, फिर उसको बैक कर करके और वो दिमाग में कुछ नहीं जाता है। क्लासेस खत्म हो जाती हैं लेकिन एक्चुअल में हमें आइडिया ही नहीं होता है कि हमने क्लासेस करी भी हैं नहीं करी हैं, फिर बाद में फिर पूरा गो थ्रू करना पड़ता है। तो वो चीज आप लोग ध्यान रखना, मेन तो मैं यही कहूंगी। एंड नेक्स्ट आकिब सर आपको बताएंगे कि कैसे आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, अपनी अप्रोच रखनी चाहिए, ये सारी चीजें मेन। थैंक यू विजय फॉर सच इंसाइटफुल थिंग्स जो आपने बताई। नेक्स्ट अब मैं सीए आकिब अहमद को इनवाइट करना चाहूंगा, जो कि आपको स्टडी अप्रोच को लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें बताएंगे कि आपकी स्टडी अप्रोच कैसी रखनी चाहिए, वही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासेस ही आपको सक्सेस नहीं दिला पाएंगे। तो ओवर टू सीए आकिब अहमद।
Thank you so much, Shreyas Evam. So basically, myself, CA Akib. I am working as a senior consultant at EY. So I'll start with strategies. So जैसा हमारी लाइफ में होता है, बेसिकली हम प्लान बहुत कुछ करते हैं, बट वी डोंट स्ट्रेटेजाइज इनफ कि उसको हम एग्जीक्यूट कर पाए. सो सीए में व्हेनेवर यू ज्वाइन, तो हमारा बेसिक फंडा ये होता है कि हर एक बंदा पैसे के लिए ज्वाइन करता है, बट द थिंग इज कि देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 5 years जिसको आपको पूरा टेन्योर जो है उसके पीरियड के अंदर आपको सारी चीज़ें करनी है, पढ़ाई करनी है, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स नीड्स टू बी डन इन दैट टेन्योर ओनली. सो फॉर लर्निंग, अब जैसे मैं सीए फाउंडेशन की बात करूं तो देर आर 4 subjects बेसिकली. First is accounts, then maths, then economics, and then law. So how I take, मैं कैसे लेता था subjects को कि I divide the subjects in 2 parts, एक theoretical और एक practical. So theoretical में मेरा business law आ गया और economics आ गया. So business law और economics के लिए क्या, अब CA में basically majority of the students जो लैग करते हैं वो theoretical aspect में करते हैं, उनको business law समझ नहीं आती, उनको इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती, या इंटरमीडिएट के बच्चों को ऑडिट समझ नहीं आती. सो ये जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट होते हैं, इनमें बहुत मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो लैग करते हैं. सो द रीज़न इज बिकॉज हम वो जो हमने स्टैंडर्ड तरीका पढ़ा है कि पढ़ेंगे, फिर जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो रिवाइज करेंगे और जाके पेपर दे देंगे. सो सीए इज अ प्रोफेशनल एग्जाम, सो समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू आर डूइंग, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट तो अपने को करने पड़ेंगे. So, as per my what I have followed during my CA preparation is कि मैं theoretical concepts को अलग रखता था. So, if business law और economics is a subject, तो उसमें हम ऐसे ट्रीट करते थे कि अब जैसे मैंने लेट्स से 4 घंटे की मेरी क्लास है, तो मैंने 4 घंटे की क्लास ली, फिर मैं चाहे मैंने ऑनलाइन ली चाहे मैंने ऑफलाइन ली, फिर मैंने रेस्ट लिया, मैं घर गया, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े, लेट्स से मैंने 5 ही कॉन्सेप्ट पढ़े, मैं घर गया, मैंने 5 कॉन्सेप्ट रिवाइज किए. अब नेक्स्ट डे मैं क्लास में गया, मैंने वो बिजनेस लॉ के दोबारा से 5 कॉन्सेप्ट और पढ़े, मैं घर पे गया, मैंने 5 ही कॉन्सेप्ट रिवाइज किए. दिस इज द थिंग जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, बट द थिंग शुड बी, हमें क्यूमुलेटिव रिवीजन करना चाहिए. क्यूमुलेटिव रिवीजन का मतलब क्या होता है कि हमने 5 कॉन्सेप्ट जो पिछले दिन पढ़े हुए थे और जो 5 कॉन्सेप्ट आज पढ़े हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले जो 5 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं उसको भी रिवाइज करें, एंड देन आज के भी कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करें. सो जब ये आप कंटिन्यूअसली करोगे, सो इवेंचुअली यू विल लीड टू अ डे जहां पर आपको पहले अगर 5 कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में आपको 10 मिनट लग रहे थे, तो आपको एक दिन वैसा भी आएगा कि उसमें वो 5 कॉन्सेप्ट आपके एक ही मिनट में हो जाएंगे, क्योंकि आपने रिवाइज इतनी बार कर लिया उस चीज को. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप उसको याद करो, जस्ट अ रिवीजन, आप कॉन्सेप्ट को समझो और वो आपके मेमोरी में ऑलरेडी बिल्ट हो जाएगा. जब आप कोचिंग लेने जाते हो, जब आप किसी भी क्लास में बैठे हो, तो आपको बिजनेस लॉ के अगर 5 कॉन्सेप्ट बताए जाए, तो क्लास में मत अटेम्प्ट करो कि मेरे को ये याद करना है, बिकॉज इट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर लर्निंग. आपने सीए में आए हो, आपने बिजनेस लॉ कभी नहीं पढ़ा है, आपने इकोनॉमिक्स शायद 11th-12th में पढ़ा भी होगा, बट बिजनेस लॉ इज वेरी न्यू टू यू. तो क्लास में वो चीज़ें, सिर्फ हमारा मेन कॉन्सेप्ट जो क्लास में होना चाहिए कि हम अंडरस्टैंड करें चीज़ें, हम जो भी कॉन्सेप्ट हमें बताया जा रहा है वो अंडरस्टैंड करें. देन रिविजन हमारा घर का काम है कि हम घर पे जाएं और क्यूमुलेटिव रिविजन करें. सो दिस इज हाउ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कैन बी कवर्ड. एंड जब हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, सो बेसिकली जो एक फंडा फॉलो होता है फॉर ऑल द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इज, नॉर्मल कोचिंग सेंटर्स ऐसे ही चलते हैं कि 40 to 60% जो भी क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के, वो कवर होते हैं क्लासरूम्स में. सो द बेसिक थिंग जो एक सीए स्टूडेंट्स को करनी चाहिए कि क्लासरूम में जो भी कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है वो अंडरस्टैंड करो, और बचे हुए जो 40% हैं, आप जाओ घर पे, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, और बचे हुए जो भी 40% क्वेश्चन है उसे अटेम्प्ट करो, रिटर्न अटेम्प्ट करो. सो व्हेन यू राइट दोज क्वेश्चंस, तो आपको पता चलेगा गलती हो कहाँ पे रही है. जब आप क्लासरूम्स में होते हो तो थोड़ी हड़बड़ी होती है कि अगला क्वेश्चन कराना है, बिकॉज 1 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, टीचर के पास भी लिमिटेशन है, आपके पास भी लिमिटेशन है, शायद हो सकता है आप कुछ कॉन्सेप्ट मिस कर गए, बट उसी के सिमिलर जो 40% क्वेश्चन है, जब आप उसे घर पे अटेम्प्ट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ये इस कॉन्सेप्ट में इस पॉइंट में मैं अटक रहा हूँ. देन यू विल गो बैक टू द नेक्स्ट क्लास, फिर आप वो क्वेश्चंस पूछोगे और आपके वो डाउट क्लियर होंगे.
तो फिजिकल जब हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कवर कर सकते हो कि जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो समझो, घर पे जाओ कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, जो भी क्वेश्चन सिमिलर है वो अटेम्प्ट करो, नेक्स्ट डे जाओ, डू सिंपल थिंग्स। कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें करने की जरूरत नहीं है कि एक क्वेश्चन बैंक उठा लिया, दूसरा क्वेश्चन बैंक उठा लिया, 100 क्वेश्चन करने हैं, 500 क्वेश्चन करने हैं, नहीं। अगर आपने आईसीआई का मॉड्यूल भी किया होगा ना, तो आप पेपर में इतने कॉन्फिडेंटली जाओगे कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे और सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, और आपको पता होगा कि अच्छा ये करेक्ट हो रहा है या गलत हो रहा है, बिकॉज अगर आपने वो सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। नाउ जब अब ये प्रैक्टिकल हो गया, अब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी हो गए। सो इन थ्योरीज हमने एक बार तो हमने वैसे ही रिवाइज कर लिया, जब आपके सब्जेक्ट्स खत्म हुए आपका एक रिवीजन हो चुका है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, फॉर एवरी सब्जेक्ट आपको 3 रिवीजन तो एटलीस्ट करने हैं। तो जब आपने पहला रिवीजन कर लिया, सेकंड रिवीजन के लिए व्हाट नेक्स्ट यू शुड डू इज कि आप एक एनालिसिस करो। एनालिसिस मीन्स आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे एक एनालिसिस बनाओ कि अगर मेरे 10 सब्जेक्ट हैं तो देर विल बी 5 और 6 अगर मेरे 10 कॉन्सेप्ट हैं या 10 चैप्टर्स हैं तो देर विल बी 5 और 6 चैप्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे इंटरमीडिएट में होता है कंसोलिडेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, या हमारे फाउंडेशन में होता था बैंक रिकन्सिलेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप पहले आइडेंटिफाई करो कि 75% ऑफ क्वेश्चंस कौन से कॉन्सेप्ट्स में से पूछे जा रहे हैं। देन डिवाइड द टाइम इन 3:1। 3:1 रूल इज बेसिकली अगर आपके पास 20 दिन है और 75% का अगर आपका क्वेश्चन का जो भी टॉपिक है उसके लिए आप 75% टाइम अलॉट करो। अगर आपके पास 20 दिन है तो 15 दिन आपने 75% जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देना है। फिर 5 दिन में आप जो बचे हुए पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उसको उसको उतना ही टाइम दो जितना वो डिजर्व करता है। बिकॉज क्या होता है सीए में कि जो कॉन्सेप्ट हमें इजी लग रहे होते हैं हम उसे बार बार रिवाइज करे जा रहे हैं, और इवेंचुअली जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट का दिखता है, बाकी क्वेश्चन हमें डिफरेंट दिखते हैं क्योंकि हमने उसे बार बार रिवाइज नहीं किया और हम ब्लैंक हो जाते हैं। सो द बैडेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एट एग्जाम हॉल विद योर सेल्फ इज कि आप ब्लैंक हो जाओ। वो मेरे साथ हुआ है, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, और इसका बेसिक कंसेप्ट यही होता है कि आपने उतना रिवाइज नहीं किया अच्छे से। तो जब आप दूसरी बार रिवीजन कर रहे हो आप एक प्लान फॉलो करो 3:1 का, इस तरीके से दूसरी बार रिवाइज करो। जब आप तीसरी बार रिवाइज कर रहे हो सो आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने दूसरी बार रिवीजन में मार्क किए हुए थे सिर्फ उनको रिवाइज करो, और फॉलो द एमटीपी एंड आरटीपीज ऑफ आईसीआई। सो देर आर रिवीजन टेस्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट पेपर जो आईसीआई इशू करता है, उनकी रिटर्न प्रैक्टिस करो। कम से कम 4 से 5 अटेम्प्ट के एमटीपीज और आरटीपीज तो आपको कवर करने ही है। ये आप कवर कर लोगे, आपने आईसीआई का मॉड्यूल कवर कर लिया, आपकी रिवीजन बेस्ट है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, देर विल बी नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। तो इन इन 3-4 चीज़ों से आप बेसिकली सारे जो आपका लर्निंग फेज है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, एंड यू विल डू वेल इन द सीए स्टडीज। So I think this is these were the points that I wanted to discuss। ये basically वही छोटे छोटे points हैं जो हम भूल जाते हैं basically जब हम study कर रहे होते हैं, हम इतने rhythm में होते हैं कि वो सारे points भूल जाते हैं। These were my ये मेरा टाइम था। I think CA शिवम will take over from this। थैंक यू आकिब, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें बता दी। मेरे लिए शायद ही कुछ बच रहा है बताने के लिए, आप दोनों ने सारे इम्पोर्टेंट चीजों को कवर कर लिया है। पर जाते जाते 2-4 चीजें मैं अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ। जैसे कि क्लासेस के बारे में विजय लक्ष्मी ने बताया, नेवरदलेस जो भी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर दी हैं ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हमने कवर किया है। हो सकता है हमारी अंडरस्टैंडिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा डिफर करे, उसके लिए हमने आपको सादर आमंत्रित करते हैं कमेंट सेक्शंस पे आप आइए, अपने पर्सनलाइज्ड डाउट्स वहां पर पूछिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर के आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम तीनों वहां पर अवेलेबल रहेंगे, हम तीनों आपको टाइम टाइम पे आपके पर्सनलाइज्ड डाउट्स भी एंटरटेन करते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो चीज जो मैंने फेस करी वो थी कि कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स हैं, क्योंकि ये जर्नी बहुत बड़ी है सीए की, आपकी फाउंडेशन से स्टार्ट होती है, देन इंटरमीडिएट, आर्टिकलशिप एंड फाइनल में जाकर के देयर वेरी वेरी ह्यूज जर्नी।
और उस चीज उन जर्नी में ऐसा होता है कि कुछ ऐसी हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हमने करी, और हम नहीं चाहते कि आप लोग भी वो दोहराएं। वो ऐसी चीजें हैं कि एक तो सबसे बड़ी जो चैलेंज है इस कोर्स को लेकर के, वो ये चैलेंज है कि हमारा जो कोर्स है वो बहुत बड़ा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि उसको डे 1 में हम इतना मेमोथ सिलेबस को हम चीजों को ग्रास्प कैसे करेंगे, कैसे हम उस चीज को कंक्लूड कर पाएंगे। बिकॉज आप जो भी पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपने क्लासेस ले ली, बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ कर लिया, महंगी से महंगी क्लासेस, बट अगर आप एग्जाम में लिख ही नहीं पाओगे तो उसका डजंट मेक एनी सेंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ रूल ऑफ कुछ का सब कुछ एंड सबका कुछ कुछ। ये रूल आपको फॉलो करना चाहिए कि जो पूरा सिलेबस है उसका सब कुछ नहीं पढ़ना। कुछ चैप्टर है जिसका सब कुछ पढ़ना होता है, और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनका कुछ कुछ पढ़ना होता है, उससे आपका काम चल जाता है। तो इसके लिए अनदर रूल्स इज आल्सो 80 एंड 20 रूल्स। देयर इज अ वेरी फेमस रूल, जिसमें कि आप देखोगे कि आपके सिलेबस के कुछ सर्टेन चैप्टर्स होंगे जो कि लगभग 20% नंबर में होंगे, बट वो 80% आपके मार्क्स में वेटेज कवर करते होंगे। तो दोज चैप्टर्स आपको वेरी वेरी मतलब एक कैटेगरी या कह सकते हो एम्फेसिस एरिया में रखने पड़ेंगे कि हाँ मुझे ये करने ही है। इसके लिए आप अपने मेंटर का सहारा ले सकते हैं। मेंटर हम जैसे लोग भी हो सकते हैं। आपके अगर भाई आपके फादर अगर वो सीए कर रहे हो या इस स्ट्रीम में हो, फाइनेंस स्ट्रीम में हो, आप उनका सहारा ले सकते हैं। आपके टीचर्स हो सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे आईसीएआई क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर मैं सी इंटरमीडिएट की अकाउंटिंग्स की बात कर लूं, जो एडवांस अकाउंटिंग की बात कर लूं, देयर आर सर्टेन चैप्टर्स की प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल्स, ये एक टॉपिक है जिसे 8 से 10 नंबर आईसीआई को पूछना ही पूछना है। फिर रिकंस्ट्रक्शन जो कि अमलगमेशन एंड मर्जर से रिलेटेड अकाउंटिंग है, ब्रांचेस से रिलेटेड अकाउंटिंग्स हैं, बाईबैक से रिलेटेड है, कुछ एएस हैं जैसे कि आपके डेफर टैक्स का एएस हो गया, ईपीएस का एएस हो गया। तो ये सारे जो दो चार टॉपिक्स हैं, ये आप देखोगे कि नंबर में ये लगभग 20% ऑफ योर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स होंगे, बट अगर आप वेटेज कवर करने जाओगे इनकी तो लगभग 80% के आसपास ये कवर करते होंगे। तो आपको ये डिसाइड करना है। फिर बचता है जो रेस्ट, जो पोर्शन बचता है ना, आपके जो लार्ज नंबर ऑफ चैप्टर्स है जिनसे कभी 2 नंबर का पूछ लिया, कभी पूछा ही नहीं, ऐसे चैप्टर्स को आपको डिसाइड करना है। आपके मेंटर की हेल्प से ले सकते हैं, बिकॉज आप एक स्टूडेंट, आप उतनी सिचुएशन में नहीं होगे टू एनालाइज द थिंग। तो आप अपने मेंटर की सहारा लेकर के आप ये चीज डिसाइड कर सकते हो कि कौन से चैप्टर्स मैं छोड़ सकता हूँ, कौन से चैप्टर्स मैं छोड़ना अफोर्ड कर सकता हूँ। और जिस चैप्टर को आपने छोड़ना डिसाइड कर लिया, तो ना तो आपको उसकी क्लासेस देखनी है, ना उस पे कोई रिवीजन करना है, ना उसके कोई नोट्स बनाने, बिकॉज आपको जो चीज छोड़नी है मतलब छोड़नी है। इसमें क्या करते हैं कि बच्चे पहले तो इनिशियली सारा स्टार्ट कर लेते हैं कि सारे की क्लास लगा लेंगे। जब रिवीजन करने की बारी आती है, सेल्फ स्टडी करने की बारी आती है, तब उनको रियलाइज होता है कि यार अमलगमेशन तो हो नहीं पा रहा, यार ये तो बड़ा टफ जा रहा है, तो हम छोड़ के चले जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, चाहे फाउंडेशन हो या इंटरमीडिएट हो और फाइनल के, इवन फाइनल के बाद के पेपर हो, मैंने एग्जाम हॉल के बाहर आके स्टूडेंट्स से सुना है कि यार मेरा ये कवर नहीं हो पाया इसलिए मैंने छोड़ दिया। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ करके चले आते हैं। वो इसलिए हो रहा है बिकॉज उन्होंने ये कॉमन मिस्टेक्स जो थी ना उनको आइडेंटिफाई नहीं किया और उनको रिजॉल्व नहीं करा। तो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है, स्टेप 1, कि आपको क्या छोड़ना है। छोड़ने में कभी भी वो चैप्टर्स नहीं आने चाहिए जो डेफिनेटली ऐसे ही पूछता है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करें। सेकंड नंबर पे जब आपने डिसाइड कर लिया तो स्टक टू इट टिल द, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। कई बार मैंने देखा है कि लोगों ने डिसाइड भी कर लिया कि एक पॉइंट पे हमने डिसाइड कर लिया कि हम ये सर्टेन चैप्टर छोड़ करके जाएंगे, बट लास्ट में जब एमटीपी रिलीज करता है, ऐसे ही आरटीपी रिलीज करता है, वहां पे उसने क्वेश्चन दे दिया उस चैप्टर से, तो बच्चे पैनिक कर जाते हैं कि यार ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, एमटीपी में आ गया, अब तो मैंने ये छोड़ के बैठा हूँ, तो फटाफट से कवर कर लेता हूँ। उससे क्या होगा, आपने जो पहले डिसाइड करा था, आपका डिसीजन चेंज, आपके वो जो 80% जो वेटेज वाला मार्क्स वाला एरिया है ना, वो सफर कर जाएगा इस सिचुएशन में। तो वो आपको ध्यान देना है। एक बार आपने छोड़ दिया, भले एमटीपी में रखा, मैं कह रहा हूँ एग्जाम में भी किसी ने, आईसीआई के काउंसिल मेंबर ने आके बोल दिया कि ये चैप्टर से हम पूछने वाले हैं, बट यू हैव डिसाइडेड। इसीलिए इनिशियली आपको होमवर्क कर लेना है कि मुझे क्या डिसाइड छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। तो ये जो सर्टेन परसेंट जो छोड़ दिया, भले ही 2 नंबर का आ जाएगा, ठीक है, आई विल डू दैट। मैं बताऊं, अकाउंटिंग का पेपर सीए इंटर में पहला पेपर होता है, और मेरा वो पेपर 78 मार्क्स का वो हुआ था। आपका पहला पेपर हो और वो पूरा अटेम्प्ट ना हो पाया हो, तो आपको किस लेवल का डिसएग्रीमेंट आता है। बट यू वॉन्ट रियलाइज कि बाद में आई वाज एक्चुअली क्राइंग आफ्टर दैट। बट जब मैंने रिजल्ट देखा, देन आई हैव रियलाइज कि मैंने 61x स्कोर किया है। अगर मैं अपने अटेम्प्ट से उस परसेंटेज को निकालूं, दैट इज 80% एक्चुअली।
तो मैटर नहीं करता कि आपको 100% जो है एग्जाम में लिखना है, मैटर करता है आपको क्वालिटी कंटेंट ऑफर करना है। बिकॉज आपकी कॉपियां बीकॉम की तरह सिर्फ देख करके चेक नहीं की जाएंगी, आपका आंसर एक्चुअली पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो वहां पर आपका क्वालिटी कंटेंट मैटर करता है। तो एक ये कॉमन मिस्टेक है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने सिलेबस से, इससे आपका सिलेबस भी नैरो डाउन हो जाएगा। अब सेकंड चीज में बहुत फटाफट से बात कर लेता हूँ कि लोगों को पीयर प्रेशर एंड फोमो की सिचुएशन आती है। पीयर प्रेशर फोमो बड़ी सिचुएशन ऐसी है कि जब आप टॉपर्स को सुनते हो, जब भी आप कोई ऐसा है जो सीए बन गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, आप उनको सुनते हो और उसने आके कोट कर दिया हैशटैग मैंने 16 घंटे पढ़ाई करी है, तो आपको एक प्रेशर सा आ जाता है कि यार मैं तो 16 घंटे नहीं पढ़ रहा, मैं तो 8 घंटे ही पढ़ रहा हूँ, मैं तो 7 घंटे ही पढ़ रहा हूँ, क्या मेरा होगा कि नहीं होगा। ये एक सिचुएशन है, ठीक है। कई लोग आते हैं कि यार मैं तो पूरी रात पढ़ता था, या आपका दोस्त ही बोल देता है कि यार मैं तो पूरी रात पढ़ता था, तो आपको ये हो जाता है यार मैं तो नहीं पढ़ रहा, कहीं मेरा तो मैं कहीं समथिंग मिसिंग, फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट आ जाता है कि मैं तो ऐसा नहीं कर रहा। तो डेफिनेटली ये जो सिचुएशन है ना, ये आपको खुद से समझने की चीज है। सबकी कैपेबिलिटीज अलग अलग है, सबकी सबकी स्ट्रेंथ अलग अलग है। कई लोग नाइट में पढ़ाई करके अच्छा आउटपुट निकाल पाते हैं, कई बार अब जैसे मैं अपनी बात कर लूं, मेरा आउटपुट तभी आता था जब मैं 8 घंटे सो लेता था। अब सोने को ऐसे सीए एग्जाम में ऐसे देखा जाता है कि है कैसा आदमी है, सो रहा है। तो बेसिकली सिचुएशन ये है, आप कैसे कंफर्टेबल, आप नाइट में होता है, मैं नाइट में पढ़ सकता हूँ, बिल्कुल पढ़िए। कोई लोगों को लगता है कि नहीं यार मैं 9 घंटे की नींद नहीं पूरी करता तब तक मेरा को दिमाग ही नहीं चलता, तो आप उस अकॉर्डिंगली प्लान करिए, ठीक है। तो कोई सर्टन दूसरा कुछ कर रहा था उससे मैं भी वो कर लूं और मैं भी वो हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। बिकॉज आप किसी भी टॉपर के पास चले जाए, सबकी अपनी ओन स्टोरी है, किसी की किसी से मैच नहीं करेगी स्टोरी, ठीक है। आपकी भी स्टोरी फिर क्यों मैच करनी है किसी से, आपकी अपनी यूनिक होगी। तो वो चीज ध्यान रखना है कि फोमो में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसके अलावा कई बार होता है बर्नआउट हो जाता है, यार पढ़ते पढ़ते इतना कब तक पढ़ेंगे, क्या हो गया, ये कहाँ तक पढ़ते रहेंगे, तो बर्नआउट सिचुएशन हो जाती है। बर्नआउट को सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लोग ज्यादा आजकल तो रील कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, इधर यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में। बड़े लोग तो इंस्टाग्राम डिलीट कर देते हैं पर यूट्यूब शॉर्ट्स में लगे होते हैं। तो वो सारी चीजें नहीं, मुझे लगता है कि वो रील्स से बचना, बिकॉज रील इज वेरी एडिक्टिव। क्योंकि आप देखने जाओगे कि यार 4-5 देख लूंगा, इसके बाद चलाऊंगा, आपके 2 घंटे कब निकल जाएंगे, यू आपको पता भी नहीं लगेगा और फिर बाद में आप रिग्रेट करोगे। तो बेसिकली आपको इस चीज को अवॉइड करके आप दूसरी चीजें ट्राई कर सकते हो। आप वॉक कर सकते हो, आपके घर में बाहर अगर पार्क है वहां पे वॉक कर लो। अगर घर के बाहर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो कहाँ जाए, तो घर के अंदर वॉक कर लो। घर पे पर्सन आपके फैमिली मेंबर है उनसे बात कर लो, आप ये कर म्यूजिक सुन सकते हो। ये सारी चीजें आपके बर्नआउट, बट ये क्या है ना, ये सारी चीजें आप शॉर्ट टर्म में 5 मिनट 10 मिनट करोगे वापस आ सकते हो, बट अगर तुम रील में फंस गए तो फिर नहीं। तो बर्नआउट की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको ये सारी चीजों का सहारा लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ अदर थिंग्स। इसके अलावा आई थिंक हमारे सारे स्पीकर्स ने सब कुछ कवर ही कर दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि यार हमने कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थी आपको टॉपिक फाइनलाइज करते समय, जो हमारी बेसिकली जो एक्सपीरियंस थे उससे हमने क्वेश्चनियर बनाया। आप जरूर पूछिएगा हमें कमेंट सेक्शन में। मुझे दिख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को कमेंट्स ऑलरेडी आ गए हैं, ऑल्दो हम लाइव सेशन में कमेंट्स के रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं, बट अब फटाफट से आई थिंक अगर मैं अपने सारे लोगों को बोलूंगा जो मेरे पैनल में हैं, वो कमेंट्स एक बार चेकआउट कर लें कि बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स पूछे हुए हैं, अगर कुछ हैं। सी एस्पिरेंट्स का कहना है कि सेम प्रॉब्लम 2 एचआर का लेक्चर 2x पर भी कर रहे हैं, होते हैं 2x पर, बेसिकली स्पीड पे ये पूछ रहे हैं कि 2x पे भी है, 3x पर भी एचआर लग जाते हैं, ऐसा क्यों? इस पे बात कर। हाँ या प्लीज। ये कह रहा है कि लेक्चर, एक्चुअली ये मेरे साथ भी होता था कि लेक्चर होता है 2 घंटे का, हम उसको 2x पे भी देख रहे हैं लेकिन उसमें 3 घंटे लग जाते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया था क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग होते हैं फोन में एंड हम लोग लेक्चर को 2x पे कर देते हैं और अपना लगे होते हैं फोन में, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एंड हमें फिर बैक करना पड़ता है उसको, तो इसीलिए 3 घंटे लग जाते हैं। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, फोन को लगा दो। मम्मी कहती है ना आग, तो आग मत लगाना, इसको अपने दूसरे रूम में रख के आओ आप लोग, या फिर मम्मी को दे दो, फिर तो आप ले ही नहीं पाओगे। मतलब ये कर सकते हो। ये एस्पिरेंट जो थे इनको अपना जवाब मिल गया होगा, नहीं मिला तो विजय लक्ष्मी से आप कनेक्ट करिएगा, पर्सनल लेवल पे आपको गाइड करेंगी। सेकंड है, हेलो प्लीज गाइड फॉर लॉ। लॉ को गाइड करने के लिए मैं आकिब की तरफ जाऊंगा कि आप प्लीज लॉ पे कुछ गाइड करिए, बिकॉज मुझे लगता है
कि लॉ की नहीं, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है, बच्चे थ्योरेटिक्स से थोड़ा सा डरे होते हैं। थोड़े से पॉइंट्स अगर एक दो बड़े शॉर्ट में अगर आप बताएं इनको तो बेहतर होगा। सी आके यस, सो वही जो हमने पहले भी बात किया कि क्यूमुलेटिव रिवीजन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जितना आप क्यूमुलेटिव रिवीजन करोगे, जितना आपने आज कॉन्सेप्ट कर लिया वो भी रिवाइज करो, जितना आपने कल किया था वो भी रिवाइज करो। सो क्यूमुलेटिवली जब आप रिवाइज करोगे कॉन्सेप्ट्स को, तो आपको इवेंचुअली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और एक चीज़ और, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा, तो आप ट्राई मत करो उसे याद करने का। बस कॉन्सेप्ट समझो, जितने बार आप क्लास में हो उतनी बार क्लास में प्रेजेंट रहो, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज्ड होंगे, चीज़ें बहुत बेटर होंगी और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। थैंक यू आकिब। किशन, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। बेसिकली लॉ को आपको जो भी लॉ पढ़िए तो लॉ मेकर की इंटेंशन को समझिए कि ये प्रोविजन क्यों डाला गया है, किसी न किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए डाला गया होगा मोर ऑफ। तो उस चीज को समझ के चलेंगे तो आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैम से पूछा गया है तो ऑफकोर्स विजय लक्ष्मी से ये क्वेश्चन होगा। मैम, टेस्ट हो ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि इफ टेस्ट देने जाएंगे तो आज के टारगेट लेक्चर नहीं हो पाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। तो मैं इसका जवाब मैं खुद ही दे देता हूँ, मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम मैंने फेस करी है। एक्चुअली क्या है कि देखो, आपकी टेस्ट की ड्यूरेशन ना, आपको टेस्ट इनिशियली लगाने की जरूरत नहीं है। आप पहले पूरे अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लो, एक रिवीजन कंप्लीट करो, देन आफ्टर आपको टेस्ट पे जाना है, ठीक है। तो आपको जो लेक्चर वाला क्वेश्चन आ रहा है ना कि लेक्चर नहीं हो पा रहेंगे, तो लेक्चर तो हो चुके होंगे तब तक आपके, बिकॉज बेसिकली टेस्ट में करोगे क्या आप, जब आपको अभी तक आपके दिमाग में कंटेंट ही नहीं है। मैंने बात भी करी कि क्वालिटी कंटेंट ऑफर करने की बात होती है, तो क्वालिटी कंटेंट ही नहीं है जब, तो फिर आप अब कैसे वो करोगे। तो लेक्चर आप कंप्लीट कर लो, फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करो, देन अटेम्प्ट करो टेस्ट जो भी आप टेस्ट सीरीज, अगर प्राइवेट का किसी की टेस्ट सीरीज ले रहे हो या जो भी ले रहे हो आप, एमटीपी आरटीपी जो भी यूज कर रहे हो, आफ्टर दैट करो। सर, डज फाउंडेशन रिजल्ट इम्पैक्ट द आर्टिकल्स इफ वी गेट सिया के भी भाई से हैं, मैं इनको इनवाइट करूंगा इस पॉइंट पे कि भाई ईवाई क्या स्टैंड लेता है। आकिब, आपका माइक प्लीज ओपन करके इसमें बताइए, क्या सीए फाउंडेशन का रिजल्ट भी देखते हैं ईवाई वाले? आंसरिंग टू द क्वेश्चन, इससे पहले आई वुड से कि अभी सीए फाउंडेशन में डोंट थिंक अबाउट आर्टिकलशिप में क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। वो सारा कुछ आपको ओरिएंटेशन में सब कुछ आपको बता दिया जाएगा, कैसे जाओगे कैसे नहीं जाओगे, क्या क्या प्रिपेयर करना होता है, क्या मैटर करता है क्या नहीं मैटर करता। बट फाउंडेशन का रिजल्ट वो नहीं मैटर करता, बट अटेम्प्ट इन विच यू हैव क्लियर्ड द फाउंडेशन और इंटर मेजरली मैटर करता है आर्टिकलशिप के लिए, बिकॉज जस्ट उसके बाद ही आर्टिकलशिप स्टार्ट होती है। सो फाउंडेशन का रिजल्ट एज सच नहीं मैटर करता। बिल्कुल बिल्कुल, और आई होप इनको आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा भी मैं यही कहूंगा कि आकिब सर आपके साथ हैं, आप इंटर क्लियर करिए, ईवाई में आपकी आर्टिकलशिप यही रेफर कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। आई थिंक बाकी लोगों ने तो अप्रिशिएट करते हुए मैसेज करे हुए हैं। अगर किसी के कमेंट्स छूट गए हो, एंटरटेन करना, सेशन को हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखना चाहते थे, 30 मिनट का ही रखना चाहते थे, ऑल्दो 38 मिनट हो गए हैं। तो वी विल वाइंड अप दिस सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड हम फिर से बोल देता हूं मैं कि कमेंट्स में आप, इसके बाद भी वीडियो अवेलेबल रहेगा विजय लक्ष्मी के यूट्यूब चैनल में, मेरे वेब क्रिएटर के यूट्यूब चैनल में जिसमें आप अभी भी हैं। आप कमेंट्स पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इंडिविजुअली आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और भी फर्दर सेशंस हम लाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे, आर्टिकलशिप पे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकलशिप वाला सेशन आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो आईसीआई और बहुत लोग आजकल पसंद कर रहे हैं, बहुत ट्रेंड में है, वो भी आपके बारे में। और फिर लास्ट में आपको ब्रेड एंड बटर वाली सिचुएशन, आफ्टर बिकमिंग सीए, आप सीए साहब होने के सिचुएशन में आपकी क्या वो होंगे, वो भी चीजें हम कवर करेंगे सेपरेट सेशंस में। तो सबसे पहली चीज, आप बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ जाइए, ताकि हम जब भी कोई अपडेट्स लाएं आपको मिल जाए। तो आई थिंक मैं अभी ओपन करूंगा सबके लिए, अगर कोई अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहता है, उसके बाद हम अपना सेशन एंड कर देंगे। कंक्लूडिंग रिमार्क्स टू विजय लक्ष्मी, अगर आप कुछ लास्ट में बोलना चाहती हैं, ऑल्दो मैंने बोल दिया कमेंट सेक्शन में, बच्चे पूछ लेंगे।
एक्चुअली जैसे बच्चे अभी पूछ रहे हैं कि फाउंडेशन का इंटर पे क्या इम्पैक्ट होगा, बच्चों की ये आगे वाली क्वेरीज आई थिंक हमारी भी होती थी हमारे टाइम पे कि अगर इंटर में चले गए आर्टिकलशिप में क्या होगा, फाइनल में क्या होगा। वन स्टेप एट अ टाइम। अभी आप फाउंडेशन में हो तो आप ये सोचो कि इसको क्रैक करना है, ये हमारा मेन वो होना चाहिए, इसको ये है हमारा मोटिव अभी, तो आप उस पर फोकस करो। मुझे लगता है बच्चे हमारे बहुत सिंसियर हैं। अभी सीए का पैकेज नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ यहीं तक ही थे कि आर्टिकल से भी पूछ। ठीक है, वर्ड टू द आकिब कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए। आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट आइडिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प होगा। दीज वर द सिचुएशन जो हमने भी फेस करी थी, बट हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। सो एज शिवम सेड, बहुत सारे और वीडियोस आएंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आर्टिकलशिप, इंटर में क्या करना है, किस सब्जेक्ट्स में कैसे अप्रोच करना है। सो आप कमेंट्स करते रहिए, वी विल सी द कमेंट्स एंड उसके अकॉर्डिंग वीडियोस भी आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। One thing I want to add, my channel name is Chartered Path by BLJ। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो टेलीग्राम का भी लिंक दे देंगे हम लोग, एंड आप लोग वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ये मैं मेंशन करना चाह रही थी। बिल्कुल। थैंक यू गाइस। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।